नमस्कार दोस्तों। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही खूबसूरत थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन गोपाल कहने लगा कि अब गांव में गुजारा नहीं होता। मैं शहर जाकर काम कर के दो चार पैसे कमाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। गोपाल कुछ ही दिनों में शहर चला गया। वह काम की तलाश करने लगा। इधर गांव में उसका एक दोस्त रहता था। जब उसे पता चला कि गोपाल घर नहीं है, शहर काम की तलाश में गया है, वह उसके घर पहुंच गया। दरअसल वह गोपाल की पत्नी पर बुरी नज़र रखे हुए था। उसके घर पहुंचकर उसने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मौके की तलाश में था, आज मुझे वह मौका मिला है। उसकी ये बातें सुनकर सुधा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी। अब जो गोपाल का दोस्त था घबरा गया। उसने सोचा कि सचमुच अगर इसने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया तो गांव वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। पर उसके मन में थप्पड़ की जो गूंज थी वो दबी सी रह गई थी। वह उससे उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था और मौके का इंतजार कर रहा था। 2 महीने के बाद गोपाल गांव वापस लौट आया। उसकी पत्नी सुधा बड़ी खुश थी। दोनों ने खाना खाया, रात में सो गए। दूसरे दिन गोपाल ने कहा कि मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। गोपाल की पत्नी ने उसे उसके मित्र के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उस बात को बहुत दिन हो गए थे और उस दिन के बाद से उसका मित्र वापस घर भी कभी नहीं आया था। गोपाल जब अपने मित्र के पास गया तो उसके मित्र ने गोपाल को देखकर सोचा कि यही सही मौका है उसकी पत्नी से बदला लेने का। वह गोपाल से कहने लगा, भाई मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी ही कुलक्षणी है। जब तुम शहर गए हुए थे, एक दिन मैं तुम्हारे घर गया तो उसने मुझे अकेला देखकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से पीछा छुड़ा कर आया था, पर वह तो बड़ी ही चरित्रहीन है। पता नहीं किस किस को अपने पास बुलाया होगा तुम्हारी गैर हाजिरी में। गोपाल ने जब ये बातें सुनी तो वापस अपने घर लौट आया। वह यह सोच रहा था कि उसकी पत्नी उससे कुछ कहेगी अगर उसकी कोई गलती नहीं होगी तो, पर उसकी पत्नी ने उसे कुछ नहीं बताया। गोपाल उस दिन बड़े गुस्से में था। उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया। सुधा समझ गई थी कि उसके दोस्त ने जरूर उसके कान में उल्टी सीधी बातें रखी है। वह शाम अ, को गोपाल को सब कुछ बताने वाली थी। इससे पहले ही जब काम करके सुधा थक गई थी, आराम कर रही थी, गोपाल को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और सुधा को जोर जोर से पीटने लगा। सुधा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन गोपाल नहीं रुका। फिर गोपाल का एक डंडा सुधा के सिर पर लगा, जिसे लगने से सुधा का सिर से खून बहने लगा। गोपाल ने सोचा कि सुधा मर गई है। यह सोचकर वह घर छोड़कर भाग गया। 2-4 घंटे के बाद जब सुधा को होश आया तो वह सोचने लगी, अगर सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो वह सहन कर सकती है। कोई इसका विश्वास करे ना करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके पति ने भी अपने दोस्त की बातों में आकर बिना सच्चाई जाने उसकी ये हालत कर दी है।
यह सोचकर वह बड़ी दुखी हुई और वह भी घर छोड़कर चली गई। जब रास्ते से जा रही थी, थोड़ी दूर ही पहुंची थी, तो उसके शरीर पर बहुत घाव थे, तो वह बेहोश हो गई। वहां से एक सेठ अपनी गाड़ी में नौकर के साथ गुजर रहा था। उसने उसे सड़क पर पड़ा देखा, तो नौकर से कहा कि इसे उठाकर गाड़ी में डाल लो। सेठ उसे गाड़ी में डालकर अपने घर ले गया, डॉक्टर को बुलाया, उसकी मरहम पट्टी कराई। जब शाम को उसे होश आया, तो सेठ ने उससे कहा कि उसकी ये हालत किसने की और वह सड़क पर कैसे आई। तब उसने सारी बातें उसे बता दी। सेठ को उस पर दया आ गई। सेठ कहने लगा, अब तुम ठीक हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। सुधा ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। सेठ बड़ा ही दयालु था। उसने कहा कि तुम चाहो तो यहाँ मेरे घर रुक सकती हो, यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मेरी पत्नी गुजर चुकी है और मेरा 5 साल का बेटा है जिसे प्रेम की ज़रूरत है। अगर तुम उसका ख्याल रखो तो तुम यहाँ रह सकती हो। सुधा ने कहा, ठीक है सेठ जी। अब सुधा के रहने का इंतजाम सेठ जी ने नौकरों वाले कमरे में करा दिया और फिर सुधा जो है सेठ के बेटे का ख्याल रखने लगी। उधर जो सेठ का नौकर था, वह सुधा की खूबसूरती देखकर उसे पाना चाहता था। एक दिन वह सुधा के कमरे में चला गया जब और सुधा से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। तब सुधा ने उससे कहा कि खबरदार मुझे छुआ तो, अगर कुछ किया तो मैं सेठ जी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। नौकर डर के मारे वहाँ से निकल गया, पर उसके मन में उसकी बात चुभ गई। वह उससे बदला लेना चाहता था। फिर एक दिन वापस सेठ का नौकर सुधा के पास गया। सुधा उस समय सेठ के बेटे को सुला रही थी। नौकर ने एक तेज छुरी से सेठ के बेटे का गला काट दिया और चिल्लाने लगा, सेठ जी, इस औरत ने आपके बेटे को मार दिया। इतनी देर में सेठ आ गया। सेठ ने जब अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखी तो सुधा पर चिल्लाया और कहने लगा, मैंने तो तुम्हें बेचारी समझकर तुम्हें आश्रय दिया था, तुमने तो मेरी वंश बेल ही काट दी, चली जाओ यहाँ से। तब सुधा कहने लगी, सेठ जी, मैंने ये सब नहीं किया, ये सब आपके नौकर ने किया है। उधर नौकर सेठ से कह रहा था, सेठ जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कई सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। इसी औरत ने आपके बेटे को मारा है। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सही है। सेठ ने सुधा से कहा कि ये लो और 20 सोने के सिक्के और तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे बेटे को किसने मारा है, पर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, कहीं और जाकर अपना बसर कर लेना। ये 20 सोने के सिक्के तुम्हारे खर्च के लिए काफ़ी होंगे। फिर सुधा वहाँ से चली गई। चलते चलते वह जंगल से गुजर रही थी। तब उसने देखा कि एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। दरअसल वे जो दो आदमी थे, वे लुटेरे थे और जो आदमी उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो एक व्यापारी था। सुधा ने उनसे जाकर कहा कि तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगी। वे चोरों ने जो है सोने के 20 सिक्के ले लिए और उसे व्यापारी को छोड़कर वहाँ से भाग गए। व्यापारी ने सुधा का धन्यवाद किया और कहा कि अगर तुम समय पर नहीं आती तो ये मुझे जान से मार देते। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं।
तब सुधा कहने लगी कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। तब स जो व्यापारी था वह कहने लगा, अब तुम कहाँ जा रही हो। सुधा ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। तब व्यापारी ने कहा कि हो सकता है वे चोर तुम्हें आगे मिल जाए और तुम्हें नुकसान पहुँचा दे, इसलिए अब तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है। तुम मेरे साथ चलो। सुधा व्यापारी के साथ चल पड़ी। व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। तो अ, वह नदी में एक नाव में बैठ गया। सुधा भी वहाँ बैठ गई। नाव बहुत बड़ी थी, उसमें और आदमी भी पहले से बैठे थे। उन्होंने जब सुधा को देखा तो उनमें से एक आदमी सुधा पर मोहित हो गया। वह सुंदर ही इतनी थी। उसने व्यापारी को साइड में ले जाकर उससे कहा कि यह कौन है। तब व्यापारी ने उससे कह दिया कि यह मेरी प्रेमिका है, तब और मैं इसका प्रेमी हूँ। तब उस आदमी ने उसे 100 सोने के सिक्के निकाल कर दिए और कहा कि तुम इसे मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के 100 देता हूँ। व्यापारी को लालच आ गया। सिक्कों के चक्कर में उसने उस लड़की को उस आदमी को बेच दिया और नाव से चुपचाप उतर कर चला गया। इस बात के बारे में नाव में बैठे और लोगों को भी पता था, लेकिन सुधा को पता नहीं था। फिर उसके व्यापारी के जाने पर उस आदमी ने सुधा से कहा कि अब तुम मेरी हो। सुधा ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें 100 सोने के सिक्के देकर खरीदा है, तुम मेरी दासी हो। ये बात सुनकर सुधा हैरान हो गई तो कहने लगी कि किसने मुझे बेचा है। तब वह बताने लगा कि जो व्यापारी तुम्हारे साथ बैठा था, तुम्हारा प्रेमी, ये वही तुम्हें बेच कर चला गया है। सुधा ने जब ये सब बात सुनी तो हैरान हो गई और आँख मीच कर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, और कितनी विपत्तियां आने बाकी हैं। मेरी खूबसूरती ही मुझ पर अभिशाप बन गई है। यह बात वह कह ही रही थी कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली और नाव जो है पानी में पलट गई और सभी पानी में गिर गए। उसी नदी में जो एक राजा भी नाव में सैर कर रहा था, उसने जब नाव को पलटे हुए देखा तो अपने सैनिकों से कहा कि उस नाव में सवार लोगों की जान बचा लो, लेकिन उन्हें कोई भी आदमी नहीं मिला, केवल सुधा ही मिली। सुधा को लेकर राजा के सैनिक महल पहुंच गए। सुधा को जब होश आया तो राजा ने उससे कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही थी। सुधा ने अपने बारे में सब बता दिया। फिर राजा सुधा को देखकर उससे कहने लगा कि तुम बड़ी ही खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करके इस महल की रानी बनना पसंद करोगी। सुधा ने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति भी हैं। राजा ने उसके ये कहने पर उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। राजा ने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास रहने की कोई जगह भी नहीं है, इसलिए तुम राजमहल में ही रुक जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुमसे कभी शादी के लिए नहीं कहूँगा। सुधा ने राजा की बात मान ली, क्योंकि उसने कई जगह ठोकरें खाई थी। वह राजा के महल में ही आराम से रहने लगी। राजा अपने राजकार्यों में व्यस्त रहते थे, कभी कभी उससे मिलते थे। राजा को जब
कि किसी प्रकार की कोई राजकार्यों में समस्या आती थी तो वह इस बात का जिक्र सुधा से करते, तो सुधा कोई न कोई हल उन्हें अवश्य दे देती थी। इस तरह से राजा के राजकार्यों में सुधा राजा की सहायता करने लगी। प्रजा भी अब सुधा को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसके द्वारा दी गई सलाहें प्रजा के लिए कारगर सिद्ध होती थी। अब राजा को यकीन हो गया था कि वह उसके राज्य को अच्छे से संभाल सकती है। राजा अब बूढ़ा हो चला था, तो राजा ने सुधा से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे राज्य को अच्छे से संभालोगी, तुम इसकी महारानी बन जाओगी। ऐसा कागज राजा ने मंत्री के हाथों बनवा दिया। कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो गई, तो सुधा महारानी बन गई और उसने राजकार्य सारे संभाल लिए। फिर जो सुधा है उसने राज्य में बड़े जश्न का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर के व्यापारी, साधारण लोग, सेठ साहूकार सब आए फिर थे। शोभा तब ने अपने जब पति के मित्र को दरबार भीड़ में से सब अलग लोग किया और बैठे अपने थे, पति तो से कहा बाहर कि तुम्हारे लोगों मित्र की ने भीड़ मुझ पर खड़ी थी बुरी उन्हें नज़र देखने डाली के थी लिए। और सुधा जब फिर अपने मैंने इसे घर राजमहल से के निकाल ऊपर दिया था। वाली छत मुझे पर यह खड़ी थी, नहीं तब छू उसकी सका था। नज़र एक उसे आदमी भी पर गई। उसने उसने भीड़ से उसे अलग भीड़ से खड़ा अलग कर दिया। खड़ा फिर कर लिया। शोभा वह महल से की उतरकर नज़र नीचे उस गई सेठ और पर उससे गई कहने जिसने लगी, उसे क्या तुम सहारा मुझे दिया था। जानते हो? शोभा उस ने आदमी ने उसे कहा बुलाया कि और हाँ, कहा आप कि सेठ हमारे जी, राज्य आपने की नई मुझे महारानी पहचाना क्या? हैं। तब सेठ सुधा ने ने कहा कहा, कि महारानी हाँ, बनने से पहचान लिया। पहले फिर मैं शोभा आपकी कहने लगी, पत्नी सेठ जी। ही हूँ। फिर उस आदमी ने सुधा को गौर से देखा। उसे देखकर हैरान हो गया कि वह महलों की रानी कैसे बन गई, और वह तो जीवित है। फिर सुधा ने भीड़ में नज़र घुमाई तो उसे सेठ और उसका नौकर दिखाई दिया। उसने भीड़ से उन्हें भी अलग कर लिया और सेठ से कहने लगी, सेठ जी, आपने मुझे पहचाना क्या? मैं वही मजबूर औरत हूँ जिसे आपने शरण दी थी, और फिर आपके नौकर ने मुझ पर बुरी नज़र डाली, और जब मैंने मना किया तो इसने आपके बेटे को मार दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। यही यही सच्चाई है। फिर सुधा ने नौकर से कहा कि यही सच्चाई है, सेठ को बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटकवा दूंगी। नौकर ने सारी बातों की हामी भर ली कि यह जो कह रही हैं वो ही सही है। फिर सुधा ने भीड़ में से उस व्यापारी को बाहर निकाला और उससे कहने लगी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? व्यापारी उसे पहचान गया। सुधा कहने लगी, मैंने तुम्हारी जान बचाई और फिर तुम पर भरोसा किया। तुमने मेरे ही भरोसे को तोड़ दिया और चंद पैसों के लालच में मुझे हवस के भूखे भेड़ियों को बेच दिया। यह बात सुनकर व्यापारी सुधा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सुधा ने सैनिकों से कहा कि इस नौकर और व्यापारी को मौत के घाट उतार दो। फिर सुधा के पति ने सुधा से कहा कि फिर तुम रानी कैसे बन गई? तुमने तो राजा से शादी कर ली होगी। तब सुधा कहने लगी, राजा जो थे बड़े ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। जब मैंने उनसे शादी के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि उसके बाद से राजा ने मुझे अपने महल में एक कर्मचारी के रूप में रख लिया था। राजा राजकार्यों में मुझसे सलाह लेते थे। इस तरह से राजा अपने कार्यों को अच्छे से करते थे। उनकी को दी गई मेरी सलाह उनको उनके बड़े काम आती थी। राजा ने मरने से पहले ये ऐलान किया था कि मेरे मरने के बाद राज्य को और ये
औरत संभालेगी, इसलिए राजा के गुजर जाने के बाद मैंने राज्य की बागडोर संभाली है और इस तरह से मैं यहाँ की महारानी बन गई हूँ। आज तक मुझे किसी भी पराये मर्द ने छुआ तक नहीं है। मैंने अपने आप को सबसे बचा के रखा है। मैं सिर्फ आज भी तुम्हारी हूँ। यह बात सुनकर सुधा का पति सुधा से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, औरत हो तो तुम जैसी, तुम एक सच्ची पतिव्रता औरत हो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद से सुधा अपने पति के साथ राजमहल में ही रहने लगी और राजा के राजकार्य को संभालने लगी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।